अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सपा अध्यक्ष ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बोले आजमगढ़ की जनता की अनुमति लेकर लड़ूंगा चुनाव। और केजरीवाल ने अब गोवा में भी किया सीएम चेहरे का ऐलान। अमित पालेकर को बनाया उम्मीदवार। कहा गोवा के लोग मांग रहे हैं बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारे इन दिनों आपने खूब सुने होंगे। और बीजेपी ये दावा करती है कि वही अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हितों की बात करती है। और अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो इसके लिए उसका राज रहना जरूरी है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के रतलाम से जो खबर आई है उसने फिर एक बार हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब जैसे जुमलों की हवा निकाल दी है। यहां के सुनारा गांव में हिंदुओं ने घरों के ऊपर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगा दिए हैं। पलायन की धमकी दे दी है। दरअसल गांव में 60% आबादी मुस्लिमों की हो गई है, जिसके बाद से ही यहां हिंदुओं का जीना दुभर हो गया है। यह दावा शिकायतकर्ताओं का है। लेकिन कमाल की बात यहां यह है कि बीजेपी शासित राज्य में जब पीड़ित शिकायत करने जा रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी शिकायत का समाधान करने की बजाय उनको ही धमका रहे हैं। इसलिए सवाल देश का में बात आज इसी पर कि क्या रतलाम का सुराना बन रहा है कैराना? और क्या बीजेपी शासित राज्यों में भी हिंदुओं की नहीं हो रही है सुनवाई? क्या बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू हिंदू जपती है और वो भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है? तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कैराना मुस्लिम समुदाय की प्रताड़ना की वजह से हिंदुओं के पलायन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कभी चर्चा में आया था, ठीक वैसे ही हालात अब मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सुराना गांव में बनते हुए दिख रहे हैं। यहां की आबादी में हिंदू सिर्फ 40% बचे हैं। यहां बड़ी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और इसके साथ ही यहां वो समस्या भी पैदा होने लगी है जो अमूमन मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद अलग अलग इलाकों में होती है। हिंदुओं को परेशान किया जाने लगा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, छोटे छोटे विवाद कर गांव से खदेड़ने की योजना बनाई जा रही। और इसलिए अब हिंदुओं ने अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव से पलायन करने का मन बना लिया है। मामला मीडिया में आया तो प्रशासन एक्टिव हो गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रशासन गांव में पहुंचा, दोनों समुदायों को बिठाकर आपसी सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद भी हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। अरे सब समझ करेंगे और क्या, मिलजुल करेंगे सब जने। अभी एक ये विवाद था इसका नाली का, ये प्रशासन ने बोला हम खुदवा के करवा देंगे, नाली पानी डलवा देंगे। डायरेक्ट एसपी साहब जो है भड़क गए, बोले तुम हिंदू गुंडेवादी ज़्यादा बन रहे हो और तुम पे जो है रासुका लगा दूंगा। और मुझे बोला कि मुकेश जाट तू है? मैंने कहा हाँ मैं मुकेश जाट। बोले तेरे हाथ पग तोड़वा के तेरी रासुका लगा दूँ, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। फिर हमने गांव वालों ने डायरेक्ट श्री कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया और ये सब पूरी टीम आई यहाँ पे। तो यहाँ जो है निर्णय लिया गया कि भाई हम 3 दिन का समय है हमारे पास, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा बच्चे बच्ची का जो है भविष्य खराब हो रहा है, कानून की ओर से उनके एफआईआर दर्ज करने के बाद उनका भविष्य खराब हो रहा था। हमारा गांव ने ये निर्णय लिया सभी के कि भाई हम मरना नहीं चाहते हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं, हम गांव पलायन करेंगे। क्योंकि आए दिन यहाँ जो है लोगों का जो आतंकवादी लोगों का भी जो है यहाँ का नेटवर्क बना हुआ है। यास्मीन शेरा जो रतलाम की यास्मीन शेरानी है वो बार बार यहाँ आती है, कल परसों भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आई थी है। इसलिए है पूरा गांव भय में है और हम चाहते नहीं कि हमारा कोई भी बच्चे का भविष्य खराब हो। हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। इसलिए हमारा यही निर्णय है पूरा गाँव का कि हम सुराना गाँव 2 दिन के अंदर पूरा पलायन करेंगे। तो सुना आपने, दोनों पक्षों को सुना। हिंदू पक्ष जो है वो अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा है, इसलिए अब रुकने का सवाल नहीं बनता है, क्योंकि महीने भर का वक्त दिया और वो किसने देखा है कि कल क्या हो जाए।
इसलिए अब मामले पर जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आ गया है, वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि सुराना को वो कैराना नहीं बनने देंगे। अभी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह का शासन है। किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। महज भ्रम की स्थिति में ये स्थिति निर्मित हुई है। विषय जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल कलेक्टर एसपी को मौके पे भेजा, एक अस्थायी पुलिस चौकी का वहां निर्माण कर दिया। 10 लोग मैं सब इंस्पेक्टर के उसमें रहेंगे। गांव के अंदर अवैध अतिक्रमण की जो समस्या है, नाली के पानियों की, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। नाली का पानी इधर क्यों आ रहा, उधर क्यों जा रहा है, पूरा 1 महीने के अंदर सफाई हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों समाज के लोगों को मिला के एक समिति बना दी है जिसमें एसडीएम रहेंगे, एसडीओपी रहेंगे, दोनों समाज के 2-2 लोग रहेंगे। और मामले का पटाक्षेप आज की बैठक में लगभग हो गया है। जितने पुराने अपराधी हैं, गुंडे किस्म के लोग हैं। तो गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में सुराना को कैराना बना दे, लेकिन उनके राज में क्या हो रहा है, उनके राज में लोगों को एसपी तक क्यों पहुंचना पड़ रहा है, और जब एसपी के पास पहुंच रहे हैं तो एसपी क्यों धमका रहे हैं, इसका जवाब गृह मंत्री जी ने नहीं दिया। तमाम मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण राव जी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, ये रतलाम से ही है जहां ये विवाद हुआ है। राजेश तिवारी साहब है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, ये भी मध्य प्रदेश से इनको हमने जोड़ा है, ये उज्जैन से आते हैं। मिन्नत गोरखपुरी साहब है, ये इस्लामिक स्कॉलर है, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, गोरखपुर शहर से, उत्तर प्रदेश से हैं। राजेश जौहरी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी मध्य प्रदेश से ही है। और डॉक्टर अवधेश महाराज जी भी है, ये महानिर्वाणी अखाड़ा से हमारे साथ, ये भी मध्य प्रदेश से है। चूंकि विषय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, इसलिए मेहमान सारे हमने वहीं से बुलाए हैं। सब मेहमानों का बहुत बहुत आभार, आप लोग आए। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से अरुण राव जी हैं, आपसे शुरुआत करूंगा। राव जी, क्या हो रहा है ये? आप तो कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा का जिम्मा सारा भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, जहां आपकी सरकार होगी वहीं हिंदू सुरक्षित रहेगा, बाकी तो सरकार हिंदुओं का शोषण करती है। तो आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? हमने ये कभी नहीं कहा जी कि हमारे राज्य में ही सुरक्षित है हिंदू। हिंदू तो इसे हिंदुस्तान में सुरक्षित है। मैं जो ये मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ चैनल पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश के टुकड़े किसने किए धर्म के आधार पर? यूपी में क्या करने की कोशिश की गई थी समाजवादी के राज में? तब कांग्रेस के लोगों की चुप्पी हमें खलती है। पहले क्या हुआ वो छोड़ दे हम राव साहब, मैं तो कह रहा हूँ आज क्या हो रहा है उस पर हम बात करें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये भ्रम है कि मध्य प्रदेश में भी कैराना बनाने की कोशिश की जा सकती है, तो वो अपना भ्रम निकाल दे। न तो यहाँ समाजवादी है, न कांग्रेस है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। और हमारे गृह मंत्री ने कह दिया कि किसी की औकात नहीं कि हिंदुओं को यहाँ पर कमजोर किया जा सके। इस तरह की घटना होगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि इन हरकतों से बाहर जाए। देश के टुकड़े कर लिए आपने धर्म के आधार पे, आपने बंगाल से पलायन करवा दिया, आपने केरल से पलायन करवा दिया, आपने असम से पलायन करवा दिया, आपने हरियाणा के कई गांवों को भी वहां हिंदू विहीन कर दिया। तो आप समझ रहे थे मध्य प्रदेश में भी कर देंगे? कतई नहीं। आप मुस्कुराइए मत, शर्म आनी चाहिए आपको हंसते हुए चैनल पर बैठ करके कि हिंदू भाइयों के साथ वहां अत्याचार हो रहा है और आप हंस रहे हैं यहाँ। आपको उसका विरोध करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आप राष्ट्रभक्त हैं और आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। आप बात तो करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, और हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं। आपके मौलाना क्या कहते हैं कि ये मेरे लड़ाके हैं, मेरे अंदर में है, जिस दिन कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो हिंदू भाइयों मुझे आपका डर है कि आपको रहने के लायक जगह नहीं मिलेगी, छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक अरुण राव साहब, गलियों में खून बहेगा। ठीक, अच्छी बात की आपने कहा कि आपके राज्य में यह संभव नहीं है कि कोई कर दे, किसी की औकात नहीं है, इस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, क्या प्रशासनिक अधिकारी आपके आपे से बाहर जा चुके हैं? एक एसपी जो है एक शिकायतकर्ता पहुंचता है, उसकी बाइट हमने सुनवाई अपनी टीवी पर, वो कह रहे हैं कि तुम हिंदुओं के नेता बन रहे हो, तुम्हारे ऊपर रासुका लगा दूंगा, ज्यादा नेतागिरी का शौक पड़ा है तुम पर। एक हिंदू अगर सामूहिक तौर पर हिंदुओं की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचता है, तो क्या एसपी इस तरह से बात करेगा? उसकी शिकायत की सुनवाई होगी या उसको धमकाया जाएगा कि आपके ऊपर रासुका लगा देंगे? ये क्या तरीका है आपके राज्य में?
मेरा निवेदन है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और प्रशासन, अगर प्रशासन में कहीं चूक होगी, अगर कोई दरार होगी, कोई लीक होगा तो उसको भी ठीक करने का काम किया जाएगा, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो। अगर अधिकारी पक्षपात करेगा तो चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, इस सरकार उसको भी बख्शने वाली नहीं है। इस मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हिंदू मुसलमान यहाँ भाई भाई बनकर रहते हैं और रहेंगे, और अगर कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको ठीक करने का काम ये सरकार करेगी, और अधिकारियों को भी सरकार के अनुसार चलना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए, साथ राजेश तिवारी साहब है, कांग्रेस पार्टी से बने हुए हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, वैसे तो आपके पार्टी के जो बड़े नेता है, दिग्विजय साहब है या बाकी लोग हैं, यही घटना अगर, मतलब आप पर ये आरोप लगते हैं कि यही घटना अगर दूसरे समुदाय के साथ हुई होती तो अब तक आप बवाल काट देते, एकदम सड़कों पर उतर आते कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन हिंदू समाज परेशान है, आपकी ओर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। रतलाम में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, पलायन के बोर्ड लग गए, लोग भागने को तैयार हैं, ना एक ट्वीट आया, ना आपके पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ये शिकायत तिवारी जी आपसे रहती है कि आप हिंदुओं की तो बात ही नहीं करते, और फिर भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिल जाता है ना कि वो हिंदुओं की हित की बात करने वाली एकमात्र पार्टी है, आप सामने ही नहीं आते हैं। देखिए रावत जी, ये जो अभी अरुण जी बोल रहे हैं, सबसे पहले तो शायद इनको विषय का ज्ञान ही नहीं है जी कि आज आप किस विषय पे बात कर रहे हैं जी। ये कुछ तो भी बस केरल कोरोना, कहीं क्या हरियाणा में इनकी सरकार है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा से हिंदू पलायन कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैमनस्य से भरा हुआ है। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम अगर कोई मध्य प्रदेश में कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और इनकी सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अच्छा, सीधी सी बात है, कांग्रेस बीच में आए या ना आए, कांग्रेस कुछ बोले या ना बोले, ये हर जगह कांग्रेस का नाम जोड़ देते हैं। नहीं, तिवारी साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। आपने अरुण राव साहब को कहा कि विषय की जानकारी नहीं है। विषय मैं आपको बता दूं, विषय हमारा सुराना गांव है रतलाम का। मैं वहां के, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो पलायन को मजबूर कर रहे हिंदुओं को? तिवारी साहब, राव साहब अपनी बारे में बात करें। हिंदू की तुलना किससे की जाती है? आगे हिंदू अगर बोको हराम जैसा हो गया तो मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि देश में के गृह मंत्री नहीं, राव साहब अपनी बारी में मैं आऊंगा जी मैं आऊंगा राव साहब आपके पास, अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में। राव साहब, अभी तिवारी जी का जवाब ले लें हम। आप भी हिंदू हैं, आपकी तुलना बोको हराम से आपको जी तिवारी, अरुण राव साहब से तुलना करेंगे आपकी, ऐसा लगता है हाँ। तिवारी साहब मेरा सवाल यह है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्होंने पलायन के लिए मजबूर किया है हिंदुओं को? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल खराब कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी का कार्यकर्ता है? तिवारी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में शासन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ। शिवराज सिंह चौहान उसके मुख्यमंत्री हैं। हाँ। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है, हाँ। उससे कहीं पर भी शासन और प्रशासन पे अब भारतीय जनता पार्टी का कोई कंट्रोल बचा नहीं है। हाँ। सुराना गांव में जिस तरीके की पलायन की स्थिति हो रही है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा गृह मंत्री को कि वो किसको ये कहना चाहते हैं। हाँ। कि चैलेंज करता हूं कि जो यहाँ पर हमारे यहाँ शांति का टापू है और ये व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकते। अरे भैया, आपके शासन में शांति का टापू है और आप ही के शासन में ये बिगड़ रहा है। हाँ। हर जगह वैमनस्य की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं। हाँ। राम के नाम पे, धर्म के नाम पर जिस तरीके से प्रदेश में और देश में माहौल निर्मित किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक हमारे देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो राव साहब गुजारिश है आपसे, अपनी बारी में बोले हम। अरुण राव साहब, जब हिंदू बचा है तब तक देश में बचा है। नहीं ठीक देने वाला नहीं है, और ये हम यूपी में भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, यूपी में पता लग जाएगा। राव साहब आवाज मिल रही है आपको? अरुण राव साहब आवाज मिल रही है? मैं कह रहा हूँ अपनी बारी में बोले, मैं पर्याप्त समय दूंगा आपको। अपनी बारी में थोड़ा तिवारी जी को भी तो सुन ले हम कि वो नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जी नहीं, मैं पूरा मौका दूंगा। तिवारी जी को तो सुन ले जरा। वो राजेश तिवारी जी जिस मुद्दे पे बात करना है आप उस पे बात ही नहीं कर रहे हैं।
आप पॉलिटिकल बना रहे इसको, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है साहब, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। पॉलिटिकल बना के आरोपियों को बचाइए मत, जो आप हमेशा करती रही है कांग्रेस, वो काम मत करिए आप तिवारी जी। जी कुछ मैंने बोला है, पुराना गांव भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के शासन में आता है, जी रतलाम जिले में आता है और गृह मंत्री जी के क्षेत्र में आता है। जी गृह मंत्री जी का जो कार्य क्षेत्र है, गृह मंत्रालय का जो कार्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसमें आता है। और मैंने अपनी बात की, आप इनकी बात सुन रहे थे, ये बीच में से चिल्ला रहे थे, इसलिए आपको लगा कि मैं मुद्दे पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस गृह मंत्री को ये कहना पड़े कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और वहाँ हम ऐसा करने नहीं देंगे, तो आप किसको कह रहे हैं? आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आप हैं, यहाँ पर सरकार आपकी है। ये अलग बात है कि आपके मन में ये बात अंदर से है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, बनना आप चाहते हो, और उसी उहापोह की ठीक तिवारी जी, मैं यही कह रहा था आपको कि इसको वो पॉलिटिकल रंग मत दीजिए। ये आप पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री गृह मंत्री, ये मामला नहीं है साहब, जमीन पर कुछ और है। जमीन पर जो लोग वहां पहुंचे शिकायतकर्ता, उनकी बाइटें सुनिए आप साहब, आप इसको पॉलिटिकल मत बनाइए। उनके साथ आपको खड़ा होना था जाके, आप टीवी पर इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। मैं राजेश जौहरी जी के पास आऊं, फिर आपके पास आता हूं। राजेश जौहरी जी, मैं समझ लूं पहले, राजेश जौहरी जी मध्य प्रदेश से ही है, वो बताएंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार भी है, विश्लेषक भी है, वो बताएंगे। जौहरी जी, ये जो मामला सामने आया है बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि देश के कई इलाकों से ऐसे मामले सामने आते हैं। 2-4 दिन पहले हमने एक और रिपोर्ट बनाई राजस्थान के टोंक से, वहां कांग्रेस का शासन है। अब तिवारी जी कह रहे थे कि वहां तो बीजेपी का शासन है, तो मैं तो उनको राजस्थान में जहां कांग्रेस का शासन है वहां की भी एक घटना बता देता हूं। टोंक जिले में एक मालपुरा कस्बा है, वहां पर भी सेम ऐसी घटना सामने आई है। 200 से 300 परिवार जो है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको यहां से भगाने के लिए, पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। 600-800 हिंदुओं के घर औने पौने दाम में खरीद लिए गए हैं, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, लेकिन वहां पर भी गहलोत सरकार सुन नहीं रही है। ये कांग्रेस शासित राज्य का नमूना मैं आपको बता दे रहा हूं तिवारी जी। तो ये सब जगह से सामने आ रहा है। जौहरी जी, क्या ये मध्य प्रदेश वाला, जैसे राजेश तिवारी जी कह रहे, पॉलिटिकल मामला है या क्या मामला है? आप जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, हमने जो पीड़ित पक्ष है उसके बयान सुने जी, और आज तो लगभग हर अखबार की हेडलाइंस में यही वाली खबर है, और उसमें कुछ अखबारों ने तो इतना अच्छा विश्लेषण किया है, एक उसका बिंदु जो है खोल के रख दिया है, तो पॉलिटिकल मामला कहीं से नहीं दिख रहा है जी। दूसरी बात ये थी सुनील भाई कि ये जो मैटर है ना, इस तरह के मैटर कोई 2-4 दिन के या 2-4 महीने के नहीं होते हैं, ये सालों और दशकों से सोची समझी एक रणनीति होती है एक विशेष तरह के लोगों की, और उसका परिणाम होता है इस तरह की घटनाएं होना। ये 1-2 दिन में नहीं होता, ये हमको समझना पड़ेगा जी। और ये आप मान के चलिए कि जब यहाँ पे इस वाले जो बिलपांग थाना है वहां पे रतलाम का, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो दूसरा पक्ष था उससे जो परेशानी थी वो तो एक तरफ हो गई, साथ में जब भी ये लोग पुलिस में शिकायत करने जाते थे तो पुलिस वाले उन पर ही मुकदमे दर्ज कर लेते थे उल्टी सीधी धाराओं में, कभी 151, कभी कोई धारा लगा के और जेल पहुंचा देते थे। और अब उसका कारण कुछ भी हो, देखिए पुलिस पैसे लेती थी या पुलिस किसी प्रभाव में थी, जो भी कारण होगा, लेकिन उल्टा पुलिस से भी परेशान थे और दूसरे पक्ष से भी परेशान थे, इसलिए वो लोग ज्यादा घबराए हैं। अगर कोई एक भी पक्ष उनके साथ होता, प्रशासन उनके साथ होता, तो वो इस तरह से नहीं डरते। अब एक बात और है, सुराना जो है वहाँ पे 60% पॉपुलेशन मुस्लिम है और 40 हिंदू है जी। लेकिन आप उस सुराना गांव, कभी आप रतलाम जाएंगे, अभी आपने राव साहब वहीं के हैं, राव साहब अच्छे से बता पाएंगे जी, तो सुराना गांव के चारों तरफ जितने भी गांव हैं वो सारे हिंदू गांव हैं जी। ये हमको समझना पड़ेगा, ये इस देश की जो परिस्थितियां हैं, सारे गांव हिंदू गांव हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि रतलाम से वो शेरानी जो मैडम है वो तो आ जा रही हैं, और रतलाम से और 2 बत्ती चौराहे पे और जो दूसरी कई मोहल्ले हैं ऐसे जो जहां से लोग सीधे आके उस गांव में, सुराना गांव में अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो फिर ये जो 40% लोग हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो दोस्त हैं आसपास के गाँव वाले, वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? यही इस पूरी समस्या की जड़ है। इस देश में समस्या जहां पे भी पलायन होता है, चाहे वो असम हो गया, बंगाल हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, जहां भी होता है वहां पर उस गांव के लोगों की लोग ये सोचकर मदद नहीं करते हैं कि हमारा मामला नहीं, हमारे ऊपर थोड़ी आई है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि इंदौर जिले का एक शहर है महू, जो कि मिलिट्री का जो काफी बड़ा एक कैंटोनमेंट है, छावनी है, वहां पर एक छोटा सा इलाका है टाल मोहल्ला।
पिछले 15 सालों में उस पूरे टाल मोहल्ले में सेम समस्या हुई। और सारे के सारे अब 3 या 4 परिवार बचे हैं, सारे के सारे माइग्रेट होके आसपास की ग्राम पंचायतों में जो 3-4 किलोमीटर पे उन्होंने अपनी कॉलोनियों में घर लिए और वो अपने घर जो है बहुत सस्ते में बेच के निकल गए, क्योंकि यही वाली समस्या थी। तो अब परेशानी ये है कि ये हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अचानक कहीं पे हो जाती है। इसको ये पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत काम किया जाता है। और अब ऐसे मामलों में जो सबसे बड़ी बात ये, चाहे गौरव तिवारी जी जो वहाँ पे आईपीएस हैं, उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज, लड़के ने पूरी बात आपको नहीं बोली है, लेकिन अखबारों में जो आई है, लोकल चैनल्स पे, जो यूट्यूब के चैनल्स पे जो आया है उसका बाइट, अगर आप उसको सुनेंगे तो उन्होंने उसको बहुत ही बुरे तरीके से प्रताड़ित किया, बहुत बुरे तरीके से डांटा जी। अब चाहे शिवराज जी कुछ भी कह ले, चाहे अरुण राव साहब कुछ भी कह ले कि हमारी पार्टी ऐसी है वैसी है और हम किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे, इस एसपी को ये टच करके बता दें तब माना जाएगा कि इनकी सरकार मजबूत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जौहरी साहब, ये आपने सही कहा। और इसीलिए ये सवाल हमने उठाया कि सिर्फ बात करने से, सिर्फ नारे देने से और सिर्फ ये दम भरने से कुछ नहीं होगा कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हमारे राज्य में वो सुरक्षित रहेंगे। जमीन पर दिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू ही सुरक्षित होने चाहिए, देश का हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक आपके राज्य में सुरक्षित रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई शिकायत करता आपके अधिकारी के पास पहुंचे और वो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करे तो बहुत एक घोर निंदनीय है और इस पर एक्शन होना चाहिए, ये हमारा कहना है। जी जी जी, बात और रह गई थी। जी जी सुनील जी जी बोलिए। एक पॉइंट और रह गया था। हाँ, 2 मिनट का टाइम और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, फिर मैं महाराज जी के पास जाऊं। जी, एक पॉइंट और रह गया था कि देखिए इसमें समस्या क्या आती है कि जो एसपी है, जो कलेक्टर है, जो थाने का प्रभारी है, जो एसडीओपी है, एडिशनल एसपी है, ये सब लोग क्या करते हैं, समस्या क्यों बड़ी हो रही है? क्योंकि ये 15 साल पहले भी जब समस्या आई होगी तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहे होंगे ना, वो क्या सोचते हैं, अपना समय निकल जाए, उसमें शांति समिति की बैठक की, लोगों को समझाया बुझाया और बस वो एक चीज बोलते हैं कि मेरे समय में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो मैं टांग दूंगा उल्टा। ठीक ठीक। तो वो नहीं, ये जौहरी जी आप सही कह रहे हैं। और मेवात जो है, यहाँ हरियाणा से हमारे दिल्ली से सटा हुआ मेवात जो है, वहां पर हमने केस स्टडी की थी, रिपोर्ट की थी पूरी, और विश्व हिंदू परिषद की अपनी भी केस स्टडी है, उन्होंने भी की थी। वहां सेम यही पैटर्न है कि वहां पुलिस अधिकारी जो होता है वो सुनता ही नहीं है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे राज्य में वो सामने आने नहीं देना चाहते, और वहां फिर क्या हालात है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में मेवात में क्या हो रहा है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अवधेश महाराज जी हमारे साथ महानिर्वाणी अखाड़ा से हैं। अवधेश जी, मध्य प्रदेश से आप भी हैं। मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये दावा किया जाता है कि भैया ये तो हमारी सरकार है। आप लोगों को भी गर्व होता है, संत समुदाय भी कहता है ये। उत्तर प्रदेश में योगी जी है, वहाँ शिवराज जी है, सब तरफ तो हमारी सरकार है। क्या हो रहा है ये? आपकी जो प्यारी सरकार है वह, उसकी सरकार में क्या हो रहा है ये? जी, बहुत अच्छे शब्द का उपयोग आपने कर दिया कि आपकी प्यारी सरकार। जी ठीक है, हमारी प्यारी तो है। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी, मेरा पूरा नाम जी। और दूसरे में आपको ये कहना चाहूंगा जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग जी। जब हम कांग्रेस की एक्सप्लेन करें तो उससे कहीं अच्छी एक्सप्लेन हम भाजपा की कर पाते हैं, इसलिए हमारी प्यारी है, उसका सही उत्तर है। ठीक है जी। अब आज का जो विषय है हमको इस पर आना चाहिए। जी जी। आज का जो विषय है वो मूल रूप से ये धर्म का विषय है, धर्म से संबंधित है जी। क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए हम आपको नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपकी संख्या कम है। अब ये जो रेशियो है ये 60 और 40 तक है वहाँ, 60-40 का जी जी। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अगर वो 40% हैं इसलिए अगर उनको धमका रहे हो तो इसका मतलब तो इस धरती पर हिंदू को रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ऑल ओवर अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हिंदू मात्र 15.9% है जी। जी जी। तो इसका मतलब धरती पर हिंदुओं को रहने का कोई अधिकार ही नहीं बचता। तो अगर उस गांव वाले लोगों की ये सोच है तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, फिर उनको हिंदुओं की तरफ से देखना चाहिए कि भारत में हम 80% है और आप 20% है। जब हम आपको नहीं धमका रहे हैं, जब हम आपको नहीं भगा रहे हैं, जब हम आपको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, तो भैया फिर आप हमको क्यों प्रताड़ित करते हो? ये उनको सोचना चाहिए। एक संविधान है, एक संविधान के अंतर्गत हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं, रहना चाहिए, रहिए, कौन मना करता है। लेकिन अगर आप सोते हुए शेर को छेड़ोगे, अगर आप 20% होकर के 80% को छेड़ोगे तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम भी बहुत तो नहीं हो सकते।
तो मैं तो ये चाहूंगा कि छेड़ना नहीं चाहिए, शांति से उन लोगों को रहने देना चाहिए। और इस पूरे मामले में मैं निष्पक्ष दृष्टि से, संत के स्वभाव से और संत के हृदय से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वहाँ का जो प्रशासन है उसकी गलती है, निश्चित रूप से। जी 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 बिल्कुल। एसपी की गलती 100% मुझे दिख रही है। मैं मानता हूँ कि हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बहुत ही अच्छे हैं, हिंदुत्ववादी हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तुरंत एक्शन लेने वाले गृह मंत्री हैं। अगर उन्होंने जो बयान दिया है उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अपेक्षा जरूर करता हूँ कि वो ठीक से संज्ञान ले पूरे विषय का। और वास्तव में अगर एसपी ने इन शब्दों का उपयोग किया, जैसे हमारे एक भाई हिंदू भाई बता रहे थे, मुकेश जाट क्या नाम आप बोल रहे थे जी, तो अगर एसपी ने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग उसके साथ किया है और सही अर्थों में उनका सहयोग नहीं कर रहा है एसपी, तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली एसपी को वहाँ से हटा देना चाहिए, तुरंत। ठीक, एसपी को वहाँ से हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कलेक्टर को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आप काम का सहयोग करें। ठीक, कोई भी अधिकारी अगर वहाँ उस गांव के लोगों को सहयोग करने में सामने नहीं आ रहा है ठीक से, तो उसको तुरंत हटाना चाहिए वहाँ से, और किसी भी कीमत पर उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिन कारणों से गांव में बहका वातावरण बना। ठीक है डॉक्टर अवधेश जी, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि समस्या को अगर शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए, डॉक्टर जी आप सही कह रहे हैं कि समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए तो वो समस्या नासूर नहीं बनेगी। जी हाँ भाई, गांव में अगर ऐसा भय का माहौल बन रहा है, डर गए, पूरा गांव पलायन करना चाहता है, तो मेरी समझ से धूम मरने की बात है हम लोगों के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की, मतलब लेकिन मेरा एक डॉक्टर अवधेश जी, लेकिन मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि अभी मैं इस विषय पर तमाम लोगों से बात कर रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, तो वहां पर इस तरह की बातें हो रही है कि आप धर्म संसद करते हैं, मतलब आप इन द सेंस में आपकी कम्युनिटी को यहाँ पे संबोधित कर रहा हूं, जो संत समाज है हमारा, जो संत समाज कहते हैं, वो धर्म संसद कहता है और धर्म संसद में एकदम खून गर्म हो जाने वाली बातें करता है कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है वो आप देखिए। तो ये सिर्फ बातें होती है और उसमें फंस भी जाते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती है और बदनाम भी हो जाती है कि भैया हिंदू तो धमकी दे रहा है, और होता जाना कुछ नहीं है, हिंदू ऊपर परेशान हो रहा है, भारत में प्रताड़ित हो रहा है। बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा है जी। ये हिंदू जो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदू का दमन है, राइट। हालांकि भड़काऊ भाषण देने का अधिकार हमको नहीं है संविधान में, लेकिन कोई सोचे कि हम भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते और कोई हमें भड़काऊ भाषण सुनाए, तो ये भी उसकी गलती है। हम सुन भी नहीं सकते, हम देना भी नहीं चाहते, लेकिन हम सुनना भी नहीं चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी आए दिन भड़काऊ भाषण देता है, आए दिन कितने मुसलमानों के ऐसे वीडियो आते हैं जिनको न आप सुन सकते हैं न हम सुन सकते हैं, लेकिन कितने लोगों पर राष्ट्रद्रोह आज तक लगा, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए जी मैं आऊंगा, अभी आपके पास आऊंगा और आऊंगा, आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन आपने सही कहा अभी, और हमारी जो चर्चा हुई, जो मैंने सवाल छेड़ा, अभी बरेली में ही तौकीर रजा साहब, हालांकि वो कांग्रेसी हो गए, कांग्रेस को समर्थन दे दिया उन्होंने, जो बाटला हाउस के आतंकियों को शहीद घोषित करने की मांग कर रहे थे, वो तौकीर रजा साहब कुछ दिन पहले बरेली में हिंदू जो मुस्लिम धर्म संसद उन्होंने लगाई थी, उसमें कहा था कि तुम सिर्फ लड़ने की बात कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, यह हमको पता है। वो उनको पता है कि भैया ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये लड़ नहीं सकते हैं, मतलब उनका टारगेट सीधा निशाना हिंदुओं की तरफ था, और बोले कि हमने अगर हथियार उठा लिए तो फिर भागने की जगह नहीं मिलेगी इस देश में, ये उनकी बातें थी। अरे भैया मैं हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी जी, मैं कह रहा हूं, तो वही वाली स्थिति यहाँ दिख रही है कि आप सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी हिंदू धर्म संबंध में कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जमीन पे जो है वो तो फिर पलायन के बोर्ड लगाकर आपको भागना पड़ रहा है। मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ जी, मैं आपसे एक बात कहना जी जी, बोलिए महाराज। उस गांव का, देखिए बहुत प्रेम से सुनिए आप इसको, जी जी, उस गांव का एक भी हिंदू पलायन नहीं करेगा जी, एक भी हिंदू, एक भी परिवार उस गांव से अभी बाहर नहीं जाएगा। संत समाज का होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी है, आप संत समाज की जिम्मेदारी कि वहां जाकर आप वस्तुस्थिति देखें और शांति स्थापित करने की कोशिश करें, समुदायों को समझाएं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है जी।
मैं ऑन द स्पॉट उन लोगों के बीच में पहुंचूंगा, उनको समझाऊंगा भी, और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, विश्वास है कि एक भी व्यक्ति वहाँ पे पलायन नहीं करेगा। यही भाजपा की सरकार स्थिक होगी। अगर नहीं होगी तो हम केवल इसके भाट नहीं है, हम केवल भाजपा का प्रचार करने के लिए साधु नहीं बने। अगर भाजपा गलती करेगी तो हम 1000 बार भाजपा को टोकेंगे। जी जी, चलिए, ठीक डॉक्टर साहब, हमारे साथ मिल्लत गोरखपुरी साहब भी है, बहुत लंबे वक्त से सबको धैर्य से सुन रहे हैं। गोरखपुरी साहब, ये मतलब एक कॉमन समस्या है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, चूंकि आप बहुत अच्छे विचार रखते हैं, एक कॉमन समस्या क्यों है? अगर हम एक पैटर्न देके सब जगह जहां पर आबादी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो इस तरह की समस्याएं क्यों आने लगती है कि हिंदू जो है वो असुरक्षित महसूस करने लगता है, पलायन के बोर्ड लगने लग जाते हैं वहां से और वो भागने पर मजबूर हो जाता है? गोरखपुरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका जी। मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था। जी जी। और मैंने बहुत सारे सबके अलग अलग चीजें निकल के आई। सबसे पहले तो जो घटना हुई है, मैं इस पर सामूहिक तौर पे और आपके टीवी चैनल के माध्यम से इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना होती है तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर जो भी सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसको इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर कोई भी अधिकारी इसमें मनोविश पाया जाता है या कोई भी अधिकारी इस तरह का जो वो निष्पक्ष जांच नहीं करता या निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये पैगाम जाए जो आप कह रहे हैं कि एक झगड़ा बना हुआ है, अधिकारी कहता है मेरा टेन्योर पूरा हो जाए, वो स्थिति ना उत्पन्न हो। दूसरी बात जो आपने भी एक बात कही कि जहाँ पर ऐसी स्थिति आई है, मैं आपको कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है जो लोग वहाँ सरकार में है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको पब्लिक प्लेस पर सबके सामने सामूहिक सजा दें, ताकि जब आप इस तरह के लोगों को जब सजा देंगे तो पूरे देश को एक पैगाम जाएगा कि इस तरह की जो भी घटना करेगा, चाहे उसका किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा करेंगे तो यकीनन आप यकीन जानिए कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि मैं सबको सुनता था, मुझे तमाम तरह की चीजें सुनने को मिली। किसी ने कहा ये मसला है, ये मसला है। मैं आपको बताऊं, मैं भी उसी रिपोर्ट की स्टडी कर रहा था वहाँ के लोकल लोगों की, तो वहाँ पर लोगों ने ये भी कहा, वहाँ के बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम सदियों से एक साथ रहते हैं, इस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं उसमें कुछ अराजकता तत्व हैं। उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया कुछ लोगों की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग जिनको लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, इनको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और इनको सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा हमारे देश के किसी हिस्से में ना हो, किसी हिस्से में ना हो। जी जी जी, गोरखपुरी साहब, ये आपने सही कहा कि कुछ ही लोग होते हैं, तौकीर रजा टाइप के कुछ ही लोग होते हैं जो भीड़ का नेतृत्व करते हैं और फिर भीड़ को उकसाते हैं। कश्मीर में भी कुछ ही लोग थे, उन कुछ ही लोगों ने सारे कश्मीर के लोगों को भड़काया और कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। ये सच्चाई है हमारे सामने। अरुण राव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण राव साहब आप बोलिए, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, आपने सबको सुना होगा, फिर मेरा वही सवाल है, सवाल थोड़ा तीखा जरूर है। आप लोग बात करते लेकिन ये नौबत ही क्यों आई, ये सवाल है। आपने जैसे कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दा उठा है, प्रशासनिक अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है, निसंदेह उन पर आप लोग कार्रवाई करेंगे और सबक सिखाएंगे, ताकि कोई अगर शिकायतकर्ता थाने तक पहुंच रहा है, चाहे किसी भी समाज का हो, उसकी शिकायत सुनी जानी चाहिए कि न कि उसको धमकाया जाए। अरुण राव साहब। पुलिस का ये दायित्व बनता है कि वो हर पक्ष की सुरक्षा करे जी, और उसमें अगर भय पैदा हो रहा है तो उस भय को दूर करने की कोशिश करे। जी जी। लेकिन अगर प्रशासनिक कोई चूक है, मैंने जैसा पहले भी कहा कि देखो अधिकारी भी जो होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कोई मानसिकता रहती है ना, किसी न किसी से जुड़े रहते हैं, इंसान है वो, तो कहीं ना कहीं लगता है हमको भी कि कोई अधिकारी इस तरह की हरकत कर सकता है, तो उसको ठीक करने का काम भी सरकार करेगी। जी। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे मित्र लोग, जी जी, वो सारे सरकार का पर दोषारोपण कर रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोग, सुनिए तिवारी जी, सुनने मेरी बात सुन लीजिए, कि अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग, मैं तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी आपको इनके बाद आप ही का मौका है जी। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है उनको जाकर समझाए? जी, एक बात हमारे संत ने बहुत अच्छी कही जी। सुनिए सुनिए तिवारी जी आपके पास ही आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा मैं जवाब देने का, बस सुन ले हम। हाँ बोलिए बोलिए। बीच में बोल रहा है, एक बात कही कि गांव में, उसी गांव में कांग्रेस की एक मुस्लिम नेता क्यों पहुंचती है बार बार, क्यों पहुंचती है? एक ही
एक ही गांव में, दूसरे गांव में तो उनको कुछ समाज सेवाएं जन सेवा नहीं करनी, उसी गांव में जाकर के भड़काना। अभी एक बार भड़कते हैं। मैं फिर एक बात कह रहा था कि देश में बात सुनिए तिवारी जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ। मेरा एक सुनिए जी इनकी आवाज कम करिए। जी जी तिवारी जी मैं आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, आप पूरा बोलिएगा। हाँ सुन लीजिए। एक गांव में अगर 10% मुस्लिम है और 90% हिंदू है तो 10% मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन अगर मुसलमान 30 से 35-40% का पहुंचता है तो हिंदुओं को वहां से भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। कश्मीर किसका था, घाटी किसके थी, पर पंडितों की थी। लेकिन पंडित आज कहाँ है, पंडित वहां कैंपों में रह रहे हैं और सारे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। आप एक बात करें तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि कश्मीर में कुछ लोग, कश्मीर में अधिकांश लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हरकतें करते हैं। आज भी सेना पर पत्थर कौन चलाता था, 2-4 लोग थे, हजारों की संख्या में पत्थरबाजी होती थी सेना पर। और ये तिवारी जी बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जरा इनसे पूछिए कि इनके नेता राहुल ने क्या कहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम सेतु ये तो प्राकृतिक है, ये बनाया हुआ नहीं है, इसे तोड़ देना चाहिए। सेना सवाल कौन उठाता है, आप वही लोग हैं। आपको तो हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने की कोई अधिकार ही नहीं पहुंचता मेरे हिसाब से। और आप जिस तरह मुस्कुराते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। पलायन करने के लिए मजबूर है हिंदू। ठीक है हिंदू है, नहीं हिंदू है, लेकिन आपके भाई लोग वहां से पलायन को मजबूर मकान को लिखने के लिए। अरुण राव साहब आप सही कह रहे हैं, आप सारी बातें सही कह रहे हैं, लेकिन आज आप ये कह के बच नहीं सकते क्योंकि आप विपक्ष में नहीं है राव साहब। आप अगर ये बात राजस्थान के सेंस में कहते तो मैं समझ लेता कि भैया हमारा जोर नहीं है, हमारा बस नहीं है। आपका जहां शासन हो वहां अगर इस तरह का काम हो, आपका इकबाल होना चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो ये कहते हैं कि कैराना के हालात हमने बदल दिए, आज वहां दोनों समुदाय खुशी से रह रहे हैं, तो ये इकबाल होता है सरकार का। तो आपका जी कैराना में वापस हिंदुओं को बताया ना। जी मैं वही कह रहा हूं, कोई समुदाय हो, दोनों समुदाय हो, वो नहीं जाने चाहिए छोड़ के, ये सरकार का काम है। तो इसलिए आप दूसरों पर दोषारोपण आज नहीं कर सकते। आज सवालों के घेरे में आप है अरुण राव, मैं आज आप दोषारोपण नहीं कर सकते। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि चूक है और उसको हम ठीक करेंगे। जी मैंने कहा ना कि सरकार होने का अर्थ ये नहीं है कि पूरी तरह राम राज्य आगे आप कुछ नहीं होगा। कई विघ्न संतोषी लोग हैं, विघ्न संतोषी, और वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, पकड़िए उनको, डालिए सर, सरकार आपकी है, विघ्न संतोषी लोगों को पकड़िए। ठीक है राव साहब, ठीक, मैं तिवारी साहब के पास आऊँ। तिवारी जी अब आपको ही मौका दे रहा हूँ, आप जितना बोलना है बोल लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। मेरा एक निवेदन है जी, नहीं आप अरुण राव जी तिवारी जी को सुन लीजिए, क्या बोलते हैं वो सुन लीजिए। जी ये जरूर पूछिएगा कि प्रियंका जी के साथ जो व्यक्ति है जिसने ये कहा था अभी 2 दिन पहले कि हिंदुओं को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और सड़कों पर खून बहेगा, जरा पूछिए ये इनका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। ठीक मैं पूछ रहा हूं सर अरुण राव जी, मैं उनसे पूछ रहा हूं और वो तो मैंने बोल दिया उनको और वो समझ भी गए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं तिवारी जी, जी मैं तिवारी जी, ठीक जनता देख रही है, ठीक राव साहब अभी उनको बोलने दीजिए। जनता देख रही है, जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल आपका जवाब दे देंगे, सवाल उन्होंने सुन लिया, अब उनको बोलने दीजिए। तिवारी जी मेरा ये भी सवाल है आपसे, एक आपकी नेता जो है, आप भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे कि कुछ तत्व है जो वहां पर ये माहौल को खराब कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की नेता है वो वहां लगातार आ रही है। तो भैया भड़का कौन रहा है तिवारी जी, और कौन चाहता है कि मध्य प्रदेश का माहौल खराब हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या आपकी नेता? रावत साहब जी, अब आप मेरी पहले पूरी बात सुनिए। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से आप जवाब दीजिए। हाँ। आज ये जो विषय का पूरा लब्बो लुहाब है जी, वो ये है कि अभी इसमें माननीय महाराज साहब भी बोले जी, उसमें उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी की पूरी तरह से गलती है, 100% अगर इसमें किसी की गलती है तो प्रशासनिक अधिकारी की। जी मैं कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, अगर मैं कोई सी भी बात करता हूं तो आप स्वयं भी उसको बाकायदा इसको राजनीति से जोड़ते, राजनीति नहीं, वर्तमान में सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। कंट्रोल किसका होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का। गौरव तिवारी अगर एसपी है तो किस सरकार के एसपी है? मध्य प्रदेश की सरकार के एसपी है, मध्य प्रदेश शासन। नहीं सवाल उन्हीं से पूछ रहे तिवारी साहब, इसीलिए हम, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आपकी नेता जाके वहां क्या कर रही है? जी बात खत्म नहीं हुई, आप कैसे सकते हैं? जी बोलिए एक बात दे रहा हूँ,
उसके साथ ही अगर मान लो कोई एसपी गलती कर रहा है तो उसमें त्रुटि गृह मंत्री की है, उसमें त्रुटि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री की है। अरुण राय जी ने बोला कि जिस तरीके से ये नेता ऐसा बोल रहे हैं, वो नेता, हम विमनस्य को कभी भी समर्थन नहीं करते, सांप्रदायिक विद्वेष को समर्थन नहीं करते। आपसे इस गांव, पुराना गांव की जो बात हो रही है, उस गांव में अगर कांग्रेस यहाँ बोले तो आप उसको राजनीतिक, जब आप बोल रहे हैं गृह मंत्री जी तो हर जगह कांग्रेस को घुसेड़ते हैं कि कांग्रेस, ये कांग्रेस, वहां पर निश्चित रूप से अगर हमारे नेतागण जाएंगे, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर मुकदमे लगा देंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी बोले तो उसको ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग भड़का है। गांव के लोगों की समस्या को इस तरीके से नहीं सुलझाया जाएगा जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि वहां पर शांति का टापू है। फिर अगर हो तो आप ही के राज्य शासन में रहा है ना, अगर मान लो मध्य प्रदेश में पलायन की स्थिति आ रही है किसी गाँव में, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डूब मरना चाहिए, गृह मंत्री को डूब मरना चाहिए कि उनके शासनकाल में ऐसी बातें हो रही है कि जहां हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहा है। अरे राजस्थान की भी मैंने खबर बताई सर आपको, ये कॉपी पेस्ट वहां पे भी कर दें, जो आपने बोला है राजस्थान के लिए कॉपी पेस्ट कर दें, वहां के मुख्यमंत्री को डूब मरना चाहिए। नहीं, टोंक में भी हो रहा है भाई साहब, यही जी आप अगर राजस्थान होगा तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। अशोक गहलोत जी की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, सुनील भाई ने राजस्थान का भी घटना बताई है, उनको जवाब दीजिए ना, दीजिए ना, खतरा भारतीय, आप मेरा रास्ता में जवाब दूंगा तो दीजिए। की सरकार में बताते हैं, यहाँ तो इनकी सरकार है, यहाँ पर की सरकार रास्ता में रुकी है। नहीं, राजस्थान में सेम है, वो 200 लोगों का परिवार जो है लगातार शिकायत कर रहा है। तिवारी जी, सुनवाई नहीं हो रही थानों में, लोग इस तरह की हरकतें थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। टोंक का मैं कस्बा भी बता रहा हूँ आपको, कस्बे का नाम है मालपुरा कस्बा। गहलोत साहब के आपकी बात हो तो फोन पे बात कर लीजिए, बोल दीजिए उनको कि भैया मालपुरा कस्बे के लोगों की सुन लीजिए। जी, अभी बात हो रही है मध्य प्रदेश के सोनारा की। जी जी, वहां पर गौरव तिवारी जी एक बहुत जिम्मेदार अफसर है, और अगर उनकी जो आपने स्टार्ट में बाइट सुनाई थी कि कुछ जांच साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कहा, तो मैं ये कहता हूँ जांच से और राज्य सरकार के गृह मंत्री को इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल सार्वजनिक रूप से इस बात की जांच करानी चाहिए कि आखिर एसपी ने इस तरीके की बात बोली क्यों। जी, वहां क्या करें, आज मध्य प्रदेश में हिंदुओं की सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये कहती है कि हमारे राज्य में एक गांव में पलायन की स्थिति बन रही है, तो इनके लिए शर्मनाक है। इनको सत्ता तुरंत छोड़नी चाहिए, इनको सत्ता पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर रतलाम जैसे जिले में जहां पर इनके विधायक हैं, जहां इनके मंत्री हैं, वहां पर अगर ये स्थिति बनती है आप, लेकिन मेरे जो सवाल थे उसका जवाब नहीं दिया आपने। तिवारी जी, मेरा जो सवाल था ना उसका जवाब दिया, ना अरुण राव साहब ने जो पूछा उसका जवाब दिया आपने कि तौकीर रजा साहब का आप समर्थन लेकर इस तरह की बातें कर तो अच्छा नहीं है ना साहब। तौकीर रजा साहब वही है जो बोले कि हथियार उठा लेंगे तो हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी देश में। प्रियंका जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, उत्तर प्रदेश चुनाव में उनका आप समर्थन ले रहे हैं। आपने सुना नहीं, राजेश जोहरी जी सुन रहे हैं, माननीय महाराज साहब सुन रहे हैं, अरुण राय जी खुद सुन रहे हैं कि मैंने स्टार्ट में ही अरुण राय जी की इस बात का जवाब दिया। तो प्रियंका जी के इस मुंह का खंडन करते हैं, प्रियंका जी ने गलत किया ये कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में। तरीके के वैमनस्य को, सांप्रदायिक उन्माद की बातों को बिल्कुल भैया, प्रियंका जी ने जो मुंह लिया है उत्तर प्रदेश में उसका खंडन करेंगे, टीवी पे बोलिए प्रियंका जी ने गलत किया। प्रियंका जी वो कहेंगे नहीं, बोलिए प्रियंका जी ने गलत किया, प्रियंका जी को ये नहीं करना चाहिए, वैमनस्य बढ़ा रही है प्रियंका जी, बोलिए आप। गलत है जी, नहीं, ठीक है तिवारी साहब, नहीं बोलेंगे आप, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे, आप बोल भी नहीं सकते, आप सिर्फ यही बोलेंगे जो बोल रहे हैं, क्योंकि प्रियंका जी ने किया है ना, प्रियंका जी तो अच्छा ही करेगी जो करेगी। मैंने जो सुना है मैंने उसका जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सांप्रदायिक उन्माद को समर्थन नहीं देती है। ठीक है, तौकीर रजा साहब तो संत है, तौकीर रजा साहब संत है, वो तो गीता और कुरान का पाठ कर रहे थे वहां पे। ठीक है, मैं जोहरी साहब के पास जाऊं, जोहरी दोनों नेता प्लीज, तिवारी जी, राव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी जी, आ रहा हूँ मैं आप लोगों के पास, बाकी मेहमानों के पास भी चले जाए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। जी जी जी, ठीक, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, आ रहा हूं। जोहरी साहब, आप लोगों ने सुना, दोनों के अपने तर्क है। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं आपसे, चूंकि आप पत्रकार है, आपने वहां के जमीनी स्तर की आपने स्टडी भी की है। ये जो मामला है बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूं ये अतिक्रमण से स्टार्ट हुआ है,
और वहां के स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं कि कई जो सरकारी जमीनें वहां पर अतिक्रमण किया गया दूसरे पक्ष की ओर से, और जो हिंदू पक्ष है वहां के उधर पानी नहीं आना चाहिए, छोटी छोटी समस्या है और अतिक्रमण की समस्या है। तो क्या इसके पीछे मोटिव है कि इसी तरह की कुछ छोटी छोटी समस्याएं खड़ी करके, क्योंकि झगड़ा जब होगा तभी तो कोई प्रताड़ित होगा, परेशान होगा और फिर छोड़ के चला जाएगा, तो क्या ये मकसद इसके पीछे लगता है? और इसके पीछे कोई आपको और लगता है? क्योंकि गांव के लोग तो इस तरह की मतलब इसमें शामिल नहीं हो सकते, कोई ना कोई उनको दिग्भ्रमित कर रहा है, कोई ना कोई उनके पीछे है। क्या ऐसा है राजेश जी? जी राव साहब प्लीज सुनेंगे नहीं राव साहब सुनेंगे? नहीं ठीक है राव साहब, और मैं मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है, दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है। बोलिए आप जी, बोलिए जौहरी साहब। भाई इसमें जो आपको जो अतिक्रमण जो है ना जी, आपको सुनील जी हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, आपको आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए सर। देखिए हमारी पैदाइश जो है ना नॉर्थ ईस्ट में हुई है जी, और हम आपको इसलिए वहां से बता रहे हैं कि अतिक्रमण से शुरुआत होती है उस पक्ष की जी, वो सरकारी जमीनों पे कब्जा करके, और वहां से शुरुआत होती है और वहीं से सारी की सारी समस्याओं की जो जैसे कहना चाहिए जो राइज होती है, और फिर वो जैसा जो सुराना में हुआ वो चीज वहां पे होती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज सारे के सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरह दिखे, या उनकी कार्यप्रणाली उनको भी योगी आदित्यनाथ की जैसा सम्मान मिले। तो उसके लिए आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा। तिवारी जी सही कह रहे हैं, आप राव साहब इस पर अदरवाइज मत लीजिएगा आप, तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार तो आपकी है बिल्कुल, और आपके गृह मंत्री आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, आपके अधिकारी। और ये एक केस नहीं है जी, आपको सुनील भाई 6 दिन पुराना एक केस है, इंदौर के पास में एक जगह है राऊ, वहां पर पूरी अपोस्टेज नहीं, वो बात नहीं करेंगे, पर कुछ बाहर के लोग थे और उसी पक्ष के लोग थे, उन्होंने नर्मदा की पाइपलाइन के ऊपर जो फेज 4 की लाइन है उसके ऊपर उन्होंने अपने जैकेट और कोट कंबल इसकी दुकानें लगाई थी, टेडी बियर वगैरह की, और उन पर धर्मांतरण का एक आरोप लगा, एक महिला के धर्मांतरण का। और अचानक जब मामला बढ़ा तो प्रशासन ने रातों रात उनकी दुकानें हटा दी और किसी को खबर नहीं होने दी। मुद्दा ये है कि वो दुकानें 6 साल से लगी थी, हम लोगों को भी, हम वहां उस रास्ते से डेली निकल रहे हैं, हमको नहीं मालूम था कि वो कौन सा पक्ष है, वो कौन लोग है। पर आपके पास सूचना का तंत्र होता है सरकार के पास, आपके पास एसपी होती है, आपके पास सीआईडी होती है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोकल पुलिस होती है, बीट सिस्टम होता है। आपको क्यों नहीं पता पड़ा कि वो बाहर के लोग थे और उनका क्या इरादा था? एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो ओंकारेश्वर एक जगह है जो अपना बहुत बड़ा एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता था, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है। उस परिवार से जब हम लोग मिलते थे वो कहते थे कि इससे अच्छी तो कोई जगह ही नहीं हो सकती। उसने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान भी चला जाऊं तो मुझे इतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिलती है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट होना चाहिए, ये तिवारी जी की और राव साहब की जिम्मेदारी है। ये संत महाराज की तो है ही, संत महाराज तो अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं, पर ये दोनों पार्टियां जो इस प्रदेश में प्रमुख पार्टियां हैं, इनको ऐसा माहौल बनाना चाहिए। और गलत आदमी अगर अतिक्रमण कर रहा है, आप उसका साथ देंगे सिर्फ वोटों के लिए, तो वो कल को भस्मासुर साबित होगा। जो मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में, आप तिवारी जी बुरा मत मानिएगा, एक विशेषज्ञ जो वहां पर कांग्रेस के साथ हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा अगर हम गलत लोगों का साथ देंगे। और अगर राव साहब आप सोचें कि बीजेपी का जो वोटर है वो आपको सिर्फ वोट देता रहेगा, वो आपसे सवाल नहीं करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और जब जो तिवारी जी का सवाल है वो एक आदमी का नहीं, वो हजारों लोगों के सवाल है, रतलाम के और आसपास के लोगों के, कि आपकी पार्टी का वहां पे छोटा से छोटा हेड कांस्टेबल भी सुनने को तैयार नहीं है उनकी समस्या। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? डायरेक्ट गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। और आपको एक उदाहरण दिखाना चाहिए, एसपी को हटा के वहां से एक आध अधिकारी को और वहां से हटाओ, आप ऐसा पनिशमेंट करो कि एग्जाम्पलरी हो वो कितना बड़ा उदाहरण। बिल्कुल जौहरी साहब आपने सही कहा कि इस मामले में ताकि दोहराव न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इस तरह का एक्शन लेने की जरूरत है। मैं आऊंगा राव साहब आपके पास, मैं डॉक्टर अवधेश जी है हमारे साथ, मैं उनके पास एक बार चला जाऊं, महानिर्वाणी अखाड़ा से है। अवधेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं महाराज जी आपसे कि ऐसी जो स्थितियां पैदा होती है उसमें संत समाज की क्या भूमिका होती है और क्या उसका निर्वहन संत समाज कर पा रहा है? जैसे मैंने पहले भी पूछा कि क्या सिर्फ धर्म संसद लगाने से सिर्फ काम चलेगा या जमीन पर इस तरह का काम करना होगा कि धर्म की स्थापना हो? अवधेश जी। जी, रियली जमीन पर ये काम करना चाहिए कि धर्म की स्थापना हो। लेकिन एक बड़ी विडंबना इसमें ये भी है कि संत जैसे कोई स्टेप लेने जाते हैं ना, कोई काम करने जाते हैं,
तो लोग जो है संतों की व्याख्या अलग ढंग से करने लगते हैं। जी, लोगों को ये समझना चाहिए कि संत अगर कुछ करेगा तो निश्चित रूप से कुछ धर्म का है, उस धर्म के लिए करेगा, इस देश का उस देश के लिए करेगा। राष्ट्र और धर्म ये दोनों की रक्षा का हम लोगों को संकल्प दिलाया जाता है। जी, तो राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा दोनों ही हमारे संकल्प के अंतर्गत आते हैं। जी, अब हमको ये देखना है कि सच्चे अर्थों में धर्म की रक्षा कैसे होगी। अब हुआ ये कि धर्म ना, संविधान जो है हमारा, सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है, हम संतों की जो उपयोगिता है मेरी नजर में वो नगण्य हो गई है। उपयोगिता आप कहोगे नगण्य कैसे हो गई है? नगण्य इसलिए हो गई है कि संविधान है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष संविधान जब भी किसी धर्म की बात हम करते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से कोई काम करते हैं तो वो हमको कूप मंडूक कह देता है। लोग हमको नैरो थिंकर बोल देते हैं। अरे ये तो पुराने हैं, इनकी तो कोई उपयोगिता नहीं है, ये तो पुराने ख्यालों के हैं, विचारों के हैं, ये चीजें आती हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि जब तक लोकतंत्र नहीं था भारत में और उससे पहले हजारों वर्ष हम गुलाम रहे, उसको भी छोड़ दो, तो उससे पहले का जो शासन काल इस भारत में रहा है, और मैं तो कहूँगा पूरी धरती पर, वो संतों का ही शासन तो था। ऋषि मुनियों के आधार पर ग्रंथ लिखे जाते थे उनके द्वारा, और उन ग्रंथों के आधार पर पूरा राष्ट्र या पूरा विश्व चलता था। राजा लोग राज्य का संचालन भी करते थे तो धर्म गुरुओं के आदेश के आधार पर करते थे। धर्म दंड सबसे ऊपर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान जो शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है अथवा संविधान है, जिसमें धर्म की कोई जगह नहीं है, वो बस अपने तक उनको सीमित कर दिया, लेकिन इस देश के संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं। ठीक, नहीं डॉक्टर साहब, मैं महाराज जी मैं इसका थोड़ा सा आपको इत्तेफाक मैं इसलिए नहीं रखूंगा। आप कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म की कोई जरूरत नहीं, धर्म के सहारे ही राजनीति चल रही है, सब धर्म की राजनीति करने में नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरी बात मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, उसको सुनिए, उसको पूरा मैं सुना रहा हूँ, आप प्रेम से सुनिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लोग सोच लेते हैं संत राजनीति में आएगा तो लोग कहेंगे अरे तो साधु बाबा इनको राजनीति करने की क्या जरूरत है। मैंने अभी शायद आपके चैनल पर खबर चली कि नहीं मुझे नहीं मालूम, 5-6 दिन पहले एक बहुत बड़ी डिमांड इस देश के सामने की है। मैंने सारे पार्टी प्रमुखों को पत्र लिखा है, उनके ईमेल पर भेजा है, और मैंने कहा है कि अगर इस देश की राजनीति के केंद्र में धर्म है तो इस देश में कम से कम 20% संतों को धार्मिक क्षेत्रों से चुनाव भी लड़ाना चाहिए। उनकी इस देश के संचालन में हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो देश ठीक से चलेगा। क्योंकि संत जो है अपनी सोच के आधार पर परोपकार की भावना से, समाज कल्याण की भावना से वो इस राष्ट्र का उद्धार कर सकेगा, क्योंकि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है समाज की सेवा। ठीक है अवधेश जी, थोड़ा समय कम है, मैं बाकी और मेहमानों के पास चला जाऊं, मैं आता हूं फिर आपके पास। गोरखपुरी साहब हमारे साथ है। गोरखपुरी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो समस्या क्रिएट हो रही है, जो मैंने शुरू में भी पूछा एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते, क्योंकि ये सवाल उठते रहते और इससे हम बच नहीं सकते कि ये मौजूदा परिस्थिति है कि जहां थोड़ी संख्या ज्यादा हो जाती है मुसलमानों की, वहां इस तरह की दिक्कतें पैदा होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान खराब है जैसे आपने कहा, कुछ लोग, लेकिन वो कौन लोग हैं और कौन उनकी इसके पीछे उनका मकसद क्या है और वो क्यों करना चाहते हैं, और इसको मिल्लत साहब कैसे रोका जा सकता है कि ये जो समस्या ही पैदा ना हो। एक मुस्लिम स्कॉलर के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा और फिर कह रहा हूँ कि देखिए, चाहे ये जो भी लोग हैं जहाँ से भी आते हैं, सर सीबीआई मेरी नहीं है, ईडी मेरी नहीं है, आपकी ये जिम्मेदारी है जो लोग वहाँ सरकार में है वो उसकी निष्पक्ष जांच कराएं, और जो भी इस तरह की घटनाएं, चाहे आपने राजस्थान का जिक्र किया, चाहे आपने हरियाणा का जिक्र किया, वहाँ पर जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनको ये एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन क्या धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि इसमें तो इस्लाम भी बदनाम हो रहा है ना, सवाल तो इस्लाम पे उठ रहे हैं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो क्या इस्लामिक जो धर्मगुरु है, जो मस्जिद के मौलवी है, उनको नहीं पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटनाएं, अभी किसी साहब ने यहाँ कहा, उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े धर्म के आधार पर क्या क्या, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे बाप दादाओं ने उस चीज को ठुकरा दिया जिसे हमें नहीं चाहिए था। हम यहाँ पर मुझे मेरे बाप दादाओं ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, हम मरेंगे तो यही 2 गज जमीन लेकर दफन होंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। जो बात आपने कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं भी ये कोशिश करूंगा, मैं भी जो मेरे अपने जितने भी जानने वाले धर्मगुरु हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनको ये
कन्विंस करूंगा कि जब वो जुमे की नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब वो खुतबा देते हैं, तो इस तरह का माहौल बनाए जो हमारे आपसी इतिहास को, मैं आपको कहूँ, मैं आपके टीवी चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में रहने वाला हिंदू भाई हमारा बड़ा है। वो अगर नहीं होता, आप बताइए, वो मेरी एक छोटी सी समस्या पर खड़ा होकर के उसको अपनी समस्या कहता है, तब हम सुकून के साथ जीते हैं सर। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो 20% होने के बाद 80% हिंदुओं की रक्षा के बीच में रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है साहब, और हमें इसको सार्वजनिक जगहों पर एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। वो हमारे आप बड़े हैं और बड़े रहेंगे, और जो बड़ा होता है उसकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है। जो बात आपने कही, यकीनन धर्म गुरुओं को इस पर सोचना होगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो इस्लाम का एक दूसरा रूप, मुसलमानों का एक दूसरा चेहरा, जो गलत लोग हैं उनके थ्रू समाज में आएगा, और जिससे एक बहुत बड़ा तबका जो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, हमारे अहले वतन रहते हैं, उनकी सोच पर असर पड़ेगा और उनका नजरिया बदलेगा कि मुसलमान इस तरह होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपने कही गोरखपुरी साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह की पहल करेंगे। राव साहब 30 सेकंड बस आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड, समय की बहुत कमी है, 30 सेकंड में बोलिए राव साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गोरखपुरी साहब ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ, बहुत अच्छी सोच है आपकी। पर मेरा आग्रह वही है बार बार कि जहाँ मुस्लिम थोड़ा सा बढ़ता है तो वहाँ हिंदुओं को पलायन के लिए बाध्य क्यों किया जाता है। ये अपने देश की समस्या नहीं, सारी दुनिया की समस्या है। एक समय हिंदू ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, बर्मा, सभी जगह राज करता था, लेकिन आज टुकड़ करके भारत में रह गया है, और मात्र 10 राज्यों में तो अल्पसंख्यक भी हो गया है। तो ऐसा क्यों होता? लेकिन कहीं आपने देखा कि किसी हिंदू गांव में जहां हिंदू बाहुल्य, ठीक है राव साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राव साहब माफी के साथ रोक रहा हूं, समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करता हूं, आपका आभार, आपने इतनी अच्छी चर्चा की इस पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो समस्या वहां खड़ी हुई है उसका समाधान हो। वो बहस करने का मकसद ही, हमारा इस विषय को उठाने का मकसद ही है कि उसका समाधान हो और वहां शांति कायम हो, और जो वहां से लोग पलायन करना चाह रहे हैं, और जो मध्य प्रदेश जो आप कहते हैं कि विकास का टापू है और वहां पर शांति का टापू है, उस पर कोई दाग न लगे। और बीजेपी की सरकार में, बीजेपी शासित राज्य में अगर इस तरह की घटना होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, आपके पार्टी को चाहने वाले लोग जो ये सोचते हैं कि हिंदू हितैषी पार्टी है, उन पर बड़ा ये आघात होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इसका समाधान निकालेंगे, आप सकारात्मक समाधान निकालेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।